तो सर आज की डरावनी कहानी में क्या सुनाने वाले हैं आप? देखिए, आज की जो स्टोरी होने वाली है बड़ी अजीब सी स्टोरी के बारे में आज बात करने वाले हैं। दरअसल इस स्टोरी के जो पात्र हैं वो एक एक जगह पर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या किसी के साथ ऐसा हो भी सकता है क्या। एक ऐसी पिशाचनी जिसने एक गांव में इतना भयंकर कहर मचा रखा था कि आज भी उस गांव को श्रापित माना जाता है और उस गांव में लोग जाने से डरते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब गांव की बात आती है तो माना जाता है कि खुशहाल परिवार वहां पर होगा, लेकिन उन्नाव जिले के अंदर एक ऐसा मोरौरा गांव है जहां पर आज भी सिर्फ घरों का स्ट्रक्चर बना है, कच्चे घरों की दीवारें बनी पड़ी हैं, लेकिन उन घरों में रहने वाला कोई इंसान वहां पर आज नहीं है। ऐसा क्या हुआ उस मोरौरा गांव में कि आज वहां का सारी सल्तनत खराब हो चुकी है, रहने वाला एक एक इंसान कहीं गायब हो चुका है, कोई भी इंसान वहां पर रह नहीं गया है और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, ऐसी वहां की मान्यता है। तो मोरौरा गांव में ये जो श्राप मिला, ये आतंक जो पिशाचिनी का चला, इस पर बहुत गहरी बातें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और एक एक चीज़ लेकर चलते हैं कि कहां पर क्या क्या हुआ था। दरअसल ये एक मोरौरा गांव था, आज के लगभग 90 साल पहले की बात है, अप्रॉक्स ले लेते हैं। 90 साल पहले की बात, वहाँ जमींदारी प्रथा चलती थी, ठाकुरों का बोलबाला था। वहाँ पर पूरब सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे, जिनके दम की बात अगर हम इतनी आपको बताएं कि वो गांव में अगर किसी इंसान को बुला दें कि फलाने को आना है तो आना है, बस केवल ढिंढोरा पिटवाया जाता था, डुग्गी पिटवाई जाती थी कि फलाने बुलौआ आया है। डुग्गी क्या होती है सर? डुग्गी एक ढोलक का है या किसी भी तरीके से डुग्गी पिटा दी गई। अगर जमींदार साहब को संदेश देना चाहते हैं गांव वालों को, वो दे देते थे। किसी को बुलाना है, सोहन को बुलाना है, राहुल को बुलाना है, फलाने को बुलाना है, जिसको बुलवाया गया है और उसको आना पड़ेगा। और जिसको जमींदार के तरफ से डुग्गी के माध्यम से बुलवाया जाए, समझ जाना उस इंसान की सामत आने वाली है। जरूर उसने कोई ऐसी हरकत करी है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ है जमींदार साहब यानी पूरब सिंह के द्वारा। वहाँ पर ऊंच नीच जातिवाद भी काफ़ी ज़्यादा था ठाकुरों में, और जो निचली जाति के लोग थे उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस था। डिफरेंस इतना कि अगर एक ठाकुर या एक पंडित कुएं में पानी पी रहा है तो निचली जाति का आदमी वहाँ पर कुएं में पानी नहीं पिएगा। ठाकुर और पंडित जाति का अगर कोई आदमी जा रहा है, निचली जाति का आदमी उस इंसान के ऊपर अपनी परछाई नहीं डाल सकता है, या अपनी बात नहीं रख सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता है, मन मुताबिक काम नहीं कर सकता, अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकता। बहुत ऐसी मान्यताएं थी, जो कुरीतियां थी, जो बहुत ही कुप्रथाएं थी, बहुत गलत था, लेकिन फिर भी वो गांव चल रहा था। जैसे तैसे सारे के सारे लोग वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये बात पूरब सिंह के यहाँ कुछ अजीब सा हुआ। पूरब सिंह जमींदार थे, जो चाहते थे वो करते थे। इतनी धमक, वो रुतबा, वो जो ऐश्वर्य, वो जो पावर होती है, पता नहीं क्यों एक समय होता है, वो अमावस की रात होती है, उस दिन कुछ उनके घर में कुछ अजीब सा हो गया। पूरब सिंह के 5 लड़के थे और दो लड़कियां थी, मतलब पूरे कितने थे? 7। 5 लड़कों में से एक लड़की की मृत्यु हो जाती है, और ये हुआ क्यों ये किसी को नहीं पता। पता चलता है कि वो लड़का कहीं गांव में गया हुआ था, सिर्फ तालाब में डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। एक मृत्यु हो गई, दूसरी मृत्यु हो गई, तीसरे लड़के की मृत्यु हो गई, चौथे लड़के की मृत्यु हो गई, 5वें लड़के की मृत्यु हो गई। ये लगातार इंसानों की मृत्यु एक ही परिवार के अंदर जब होने लगे तो गांव वाले कहने लगे कि इनके घर में पंचक लग गया है, यानी कि एक साथ 5 आदमियों की मृत्यु। उसे पंचक काल कहते हैं। पंचक बोलते हैं। तो बड़ा अजीब सा हो गया। पूरब सिंह एक तरीके से अपनी उस स्थिति में आ चुके थे जहां पर अपना सर्वस्व इन्होंने लगभग बर्बाद कर दिया। बहुत जमींदारी थे, बहुत पैसा, बहुत रुतबा, बहुत ज़मीनें, बहुत पावर बना रखे थे, लेकिन आज इनके खुद के 5 लड़के ख़त्म हो चुके हैं। चलो खुशी थी इस बात की कि 5 की शादी हो चुकी थी, बहुएं भी 5 घर पर थी, 2 लड़कियां थी, उनकी शादी करा दी गई थी, दामाद वगैरह भी बढ़िया थे। बढ़िया क्या, धमक के रखते थे, बात रखते थे, दामाद ना माने तो दामाद की सहमत आ जाए, ऐसा कुछ सीन था। अच्छा, 5 लड़कों में एक एक लड़के की अगर हम बात बताएं, हर एक लड़के के कोई ना कोई बच्चा था। किसी का 1 लड़का था, किसी का 2 लड़का था, किसी की 1 लड़की, 1 लड़का, ऐसे मतलब था। लेकिन 5 लड़कों के जितने भी लड़के थे, सारे तो सारे भाई हो गए, भाई बहन बन गए सब, तो सबकी एक दूसरे से नहीं बनती थी। लेकिन 5 लोग ऐसे थे जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। पहला तारा सिंह, दूसरा कपिल सिंह, तीसरा भोला सिंह, चौथा आशीष सिंह और 5वां सूरज सिंह। 5 जो हैं जिनका मैंने नाम लिया,
ये एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा मानते थे। यूँ कहें कि कभी खेत खलियान में जाना पड़े या तालाब में जाना पड़े या उसरेले में जाना पड़े या कहीं पर भी बाहर घूमना पड़े, 5 लोग आसपास एक साथ रहते थे। बाकियों का नहीं पता, क्योंकि हर भाई एक दूसरे से नहीं बनता किसी के, लेकिन 5 की बढ़िया बनती थी। ये 5 लोग कौन है? पूरब सिंह के पोते हैं। तो ये पाँचों के पाँचों अपने जीवन को बड़ा अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं तारा सिंह के अंदर अपने पापा के ख़त्म होने का गम था। इन बच्चों के अंदर जब पापा का वो हाथ नहीं होता है तो कितना ही आप जमींदार हो, आपको उस सहूलियत की नज़र से नहीं देखा जाता जिस नज़र से देखना चाहिए। इंसानों के अंदर से वो जो दबदबा, वो रुतबा था, वो जमींदारी का, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। वो पूरब सिंह का वो पावर, वो कनेक्शन, वो अब गांव वालों में शायद इन पोतों के अंदर नहीं दिखाई पड़ता था। यानी पोते अब आराम से लोगों के साथ बात भी करते थे, किसी के साथ भी चले जाते थे, किसी के बुलाने पर चले जाते थे। काफ़ी समय जो है प्रतिकूल हो चुका था, अनुकूल हो चुका था, एक दूसरे की बातें नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं क्यों कि कुछ समय बीतता है, इनके घर में फिर वो मंजर आ जाता है जो इनके घर के सारी स्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तारा सिंह, कपिल सिंह, 2 लड़के थे। बागवानी बहुत मजबूत थी उस समय, आम के पेड़, मतलब आम के फल आए हुए थे, दोनों के दोनों बाग में थे। अच्छा, बाग में होने पर एक चीज़ खासियत होती है कि आपको रात में वहाँ पर देख रेख करना होता है। हालांकि साथ में इनके बटाई करने वाले जितने भी लोग थे, सब लोग थे, कोई कभी रुक जाता, कोई कभी रुक जाता। लेकिन वो रात बड़ी अजीब थी जब तारा सिंह और कपिल सिंह एक साथ बाग की देखरेख कर रहे थे और अचानक रात में कपिल को वही शौच करने जाना पड़ जाता है। कपिल शौच करने के लिए बोला तारा सिंह से कि भैया जरा मैं होके आया। उसने लोटा उठाया और बाहर चला गया। अच्छा, शौच करने का जो समय होता है कितना होता है? मिनिमम 30 मिनट, 40 मिनट, बहुत ज़्यादा अगर होता है तो 10 मिनट बहुत, 30-40 मिनट मैं मान लेता हूँ। 4 घंटा साहब लग गया, लेकिन अभी तक कपिल वापस नहीं आया। तो तारा सिंह को खटका है बात। हालांकि उसको नींद भी थी तो कई बार नींद लगी। अच्छा, आंधी का भी मौसम था, हल्का तेज आंधी चल रही थी, सर की आवाज़ें आ रही थी। तो तारा सिंह ने सोचा कि एक बार देखें जरा कपिल है कहाँ। ऐसा तो नहीं कहीं फिसल उसल गया, हल्की सी बारिश हो गई है, फिसल के गिर गया। चलो देखें। तो गया, लालटेन होती थी पहले भैया, मिट्टी का तेल, उसमें दीपक जलाया, तेज किया, लेके लालटेन चलने लगा आगे, म्याड़ आगे जाने लगा। तो उसने देखा कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कपिल। तेज आवाज दी, कपिल भैया कपिल। लेकिन कपिल की आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आज कपिल के साथ कुछ अजीब सा हो चुका था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बड़ा बेकार था। जब इसने तारा सिंह ने कुछ ऐसी चीज देखी जैसे इसकी चीख निकल गई। एक सामने पेड़ था, ये देखते देखते लालटेन लेते जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी जो रोशनी थी लालटेन की एक ऐसी जगह पर पड़ी जिसकी वजह से इसकी लालटेन छूटी और ये पीछे की तरफ भागा। क्या था इसने देखा? क्या इसने देखा कि एक पेड़ की टहनी पर कोई जैसे फांसी पर लटका हो। वो कपिल था। ऐसे करके सर, आंखें बाहर निकली, जीभ बाहर, और कपिल जो है मौत के घाट उतर चुका है। वो मंजर किसी को भी अगर दिख जाए, उसकी रूह बाहर आ जाए, आंखें बाहर, जीभ लटकी हुई, दूर दूर तक कोई नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। वो दहशत में आ गया, बड़ी तेजी से चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। लेकिन वही जब इतना समय हो चुका था, लगभग भुरहरे होने का समय हो, यानी सवेरे होने का समय हो चुका था, ये वहीं पर पड़ा, ध्यान से देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुध बुध खो चुका है, क्या करे क्या ना करे। कपिल को देख रहा है, कभी अपने आप को देख रहा है, डर इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। समय बीतता जाता है, सवेरे की जो किरणें होती हैं इसके ऊपर पड़ती हैं, आसपास के लोग आना शुरू होते हैं। देखते हैं कि कपिल आत्महत्या यानी लाश की अवस्था में वहाँ पर लटका हुआ है, और नीचे तारा सिंह सुध बुध खोए, एकदम बेहोशी हालत में एकटक जैसे कपिल को देख रहा हो और वहीं पर पड़ा। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्या तारा सिंह ने मार के लटका दिया, या कपिल कुछ हो, कोई इंसान बोले तो समझ में आए। तारा सिंह से बार बार पूछताछ हो रही, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने मारा? उसने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, वो शांत हो गया। कई लोगों का तो ये मंजर था कि ऐसा लगा कि जैसे तारा सिंह की आपस में कुछ जमीन जायदाद की वजह से दुश्मनी हो जैसे, और वैसे भी जो कपिल था वो अकेला लड़का था, उसकी बहन थी, तो शायद अगर उसको मार दिया जाता तो वो ज़मीन इसको मिल जाती। कई लोगों ने अपना आंकड़ा बनाया, लेकिन ऐसा था नहीं रियल में, क्योंकि तारा ने मारा नहीं था। लेकिन तारा को जब बार बार ये सारी चीज़ें लोगों के द्वारा सुनने को मिली, तारा का दिल टूटा, और तारा ने सबको बताया कि जब मैं गया तो मुझे कपिल इस अवस्था में मिला, और मैं देख कर दंग रह गया, और मैं वहाँ पर सुध बुध खो के नीचे पड़ गया। लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं।
अब करे तो करे क्या करे, इंसान अपनी सफाई दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। समय बीतता जाता है, कपिल खत्म हो चुका है, अब बचे हैं तारा और बचा है आशीष, बचा है सूरज, बचा है भोला, जिनकी आपस में अच्छी बनती है। तो चारों आपस में बैठे बातचीत करने, यार हुआ क्या था, मैंने नहीं मारा। इतनी गहरी दोस्ती तो थी सब लोगों में, भाई थे कि एक दूसरे की बातों पर भरोसा कर सकते थे। तो आशीष छोटा था, थोड़ा डरता था, बोला भैया सही बता दो अगर कोई बात हुई हो तो उसमें से वो भोला बोला पागल हो, कपिल कब लड़ा हम लोगों से, वो तो कोई बात बोलता था तो हम लोग सब लोग उसकी बात मानते थे, आखिर उसको किसी बात का बुरा क्यों लगेगा, फिर तारा भैया को बुरा काहे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सब लोग आपस में बातें ही कर रहे थे, वही जो इंसान कर सकता है। लेकिन फिर तारा ने बोला एक काम करो, सब लोग साथ में रुकते हैं आज, मुझे देखना है कि आखिर हुआ क्या था। मुझे पता है कि कपिल सिर्फ शौच करने के लिए गया हुआ था, तो बड़ी देर के बाद जब नहीं आया तो मुझे लगा कि वो पानी में कहीं फिसल तो नहीं गया। हल्की बारिश थी और मेड़ पर हल्की बारिश फिसलन, तो मुझे थोड़ा सा आशंका हुई। मैं पहुंचा वहाँ पर, लेकिन मुझे हालात ऐसे मिले, तो चल के एक बार रात में रुक कर देखते हैं कि होता क्या है। हाँ अच्छा, तारा सिंह और ये भोला, सूरज और आशीष चारों वहाँ पर आज फिर खटिया लगा के वहीं पर रुकते हैं। तो सबका ये सीन ये था कि आज सब चार के चारों जाकर देखेंगे कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, क्या कोई सुराग मिल जाए या कोई बात पता चल जाए, कोई दुश्मनी है अगर तो पता चल जाए। तो चारों के चारों रहे रात भर, और जहाँ इसका मर्डर हुआ था, जहाँ ये लटका हुआ था, वहाँ पर गए, आसपास देखा, चलते चले जा रहे हैं। रात घनी है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आसपास तक कोई नहीं। अच्छा आज बारिश भी नहीं है, ना आंधी है, शांत सा एकदम माहौल है। जैसे जैसे चलते तो चलने की छन छन की आवाज़ जो है पत्तों की, वो बार बार हर किसी को सुनाई पड़ती। हर किसी के हाथों में लालटेन थी, कोई आगे बढ़ता, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता, कोई खाई के पास देखता, कोई पेड़ के पास देखता। तो एक पता नहीं क्यों चर 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 सी आवाज़ आई वहाँ पर, क्या आवाज़ थी समझ में नहीं आया। तो तारा ने बोला कुछ नहीं भैया, वो सांप निकल के गया है। अच्छा, लोगों को आप थोड़ा तसल्ली मिली कि क्योंकि किसी ने कुछ तो देखा था, जो कि सिर्फ सांप था। थोड़ा और समय होता है, सब लोग और ज़्यादा इधर उधर खंगालते हैं, लेकिन जो इनको चाहिए था कि आखिर ये जो लगी है फांसी, इसकी वजह क्या है, उस वजह को तलाशने में ये नाकामयाब रहे। फिर ये चारों के चारों वापस आए और वही खटिया पर लेटे। सुबह का समय हो चुका था लगभग, सब अपना तैयार वैयार हुए, उठ सो हो गए। उसके बाद सुबह दोपहर तक उठ गया, 10-11 बजे तक उठकर आपस में फिर ये बातचीत करते कि लगता है कोई ऐसी बात नहीं, या तो कोई इंसान ऐसा है जो चारों को एक साथ देखकर सामने नहीं आ रहा है, या तो ही बात है। एक काम करते हैं, आपकी 4 लोग ही आएंगे, लेकिन चारों अलग अलग आएंगे। अच्छा, जमींदारों के यहाँ न जमीन की कमी रही, ना बागों की कमी रही। बाग बहुत ज़्यादा थे, कम से कम नहीं तो 20-25 बाग। तो वहीं पर बागों में 4 दूर दूर जगहों पर कि एक इंसान को दूसरा इंसान मुश्किल से ही दिखाई पड़े, 4 अलग अलग जगहों पर। समय कुछ ऐसा था कि कोई भी इंसान कभी भी एक दूसरे के बीच में जा सकता है और जानकारी हासिल कर सकता है। अगर कोई अपना दुश्मन होगा तो चारों को अलग अलग मारने की कोशिश करेगा। तो इस बार बचाव के लिए अपने हाथ में इन लोगों ने खंजर वगैरह रख रखे थे। धान काटने की एक दरेती होती है, नाम सुना होगा, एक धारदार हथियार होता है, सब ने अपने पास रखा था कि अगर कोई ऐसा वाकया होता है कि कोई इंसान हमला करता है तो अपने हमले से बचाव के लिए अपने पास दरेती कम से कम है। और सबके पास एक एक कुल्हाड़ी थी। अच्छा, सारे जो है लौंडे जो एकदम थे, एकदम उनके अंदर थी ठकुराई, अगर बात पड़ जाए तो ठेठ आदमी मार दें, हट्टे कट्टे थे। तो रात बीतती जाती है। तारा सिंह के दिमाग में बस एक ही मंजर चल रहा था कि जब उसने पहली बार कपिल, जो कि अपना भाई, उसको इस अवस्था में देखा और वो दंग रह गया था। जब फर्स्ट टाइम उसने देखा, आंखें बाहर नीचे लटकी और जबान बाहर लटकी हुई है और मुंडी पूरी नीचे, बाल आगे हैं। उसको बार बार ये दृश्य एक तो भयावह लग रहा था और दूसरा अंदर से ग्लानि की तरफ लेकर जा रहा था कि काश मैं थोड़ा पहले पहुंच गया होता, काश मैं अपने भाई को बचा लेता। लेकिन कुछ भी हो, मुझे मेरा भाई गया है, मैं लेकर आऊँगा। तारा इस बात को सोचते सोचते कि जैसे उसके पापा चले गए, आज उसके भाई चले गए, 5 के 5 उनके मतलब पापा, बड़े पापा, चाचा लोग कोई नहीं बचे, क्या ऐसा मंजर हो जाएगा कि इनके कोई भाई नहीं बचेंगे। वो डर, वो वहम, वो जो भी था, लेकिन तारा को अंदर ही अंदर झकझोर रहा था, अंदर बहुत ज़्यादा रो रहा था। ऐसे करके बैठा हुआ, जैसे होता ना कि दोनों पैरों को ऐसे कर लो और तुम बैठे हो, सर नीचे करके ऐसे ऐसे बैठा तारा। तारा के सर के ऊपर एक हाथ आता है। रात घनघोर है, 12 से 1 बजे के बीच। ये हाथ किसका हो सकता है पता नहीं। तो तारा जो है तुरंत उठाता है दरेती, एकदम सामने, एकदम एक्टिव कि कोई भी हो मार देंगे।
लेकिन जैसे वो दरेती उठाता है वो एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि वो कोई मारने वाला था ही नहीं सामने। वो कोई एक बहुत ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत कोई लड़की सामने खड़ी है। वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि कुछ वक्त के लिए तारा तो सिर्फ उसको देखता ही रह गया, जैसे कि उसकी नज़रें उस लड़की के ऊपर हट ही ना रही हो। वो हाथ उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, उसने सर से ऊपर देखा, वह हाथ में दरेती है, सामने के ऊपर देख रहा है, लड़की सामने खड़ी है। सिर्फ लड़की एक बात बोलती है कि तारा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका हल क्या है। तारा बोलता है कि तुमको कैसे पता कि मुझे क्या जानना है, और फिर तुम हो कौन? यहाँ की तो लगती नहीं हो, थोड़ा गांव की तो लगती नहीं हो। अच्छा, ये लड़का तारा जितना दिल का अच्छा था उतना दिल का काला भी था। जब भी कोई लड़की देखता था उसके प्रति इसकी गंदी नज़र हो जाती थी, और वो भी जब अकेली रात में, जब कोई दूर दूर तक ना हो और हाथ में दरेती, पावरफुल कट्टा शरीर और खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हो जो इतनी मनमोहक हो कि किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर ले जाए। उसके कपड़े पहनने का ढंग भी थोड़ा सा अजीब था, जैसे कि पूरे बदन में कपड़े न लपटे हों, थोड़े थोड़े से कपड़े लिपटे हों, और पूरा जो बदन है वो चांदनी हल्की सी जो रोशनी होती है उस बदन को और ज़्यादा गोरा कर रही हो। वो रेशमी सी जुल्फ़े उसके ऊपर जब ऐसे हवा सी चल रही थी, जब उड़ रहे थे, उसको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था। वो दृश्य उसके लिए बड़ा मनोरम था। वो देखता जाता और उसके बहाव में बहता जाता। ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की उसको अपने आगोश में लेना चाहती हो, जैसे कि वो लड़की तारा से कुछ चाहती हो। वो नहीं चाहती, वो मदद नहीं देना चाहती या कोई मदद नहीं लेना चाहती, न कुछ लेना चाहती, जैसे उसको सिर्फ तारा की भूख हो। वो तारा को ऐसे करके यहाँ पर से ऐसे लेकर आती है, और इसे जैसे ही हाथ इसके तारा के नाक के पास आते हैं, इसको उसके हाथों की जो सुगंध थी इतनी मनमोहक लगी कि कुछ वक्त के लिए बस उसकी वो फ्रेग्रेंस, वो जो सुगंध होती है, वो उसके हाथों को ऐसे पकड़ के सूंघता रहा। अच्छा, लड़की की भी वो चाल कहें या वो अदा कहें या जो कहें, वो भी अपने हाथ को खींच नहीं रही थी, और तारा उसके हाथ को सूंघता चला जा रहा था। जब वो लड़की का वो उसके प्रति पहल देखकर तारा को लगा शायद लड़की कुछ और चाहती है, वो नहीं चाहती जो नॉर्मल, वो शायद कुछ अलग चाहती है। तो तारा उसकी तरफ और खिंचता खिंचता चला गया और उसके करीब आया और उसके गर्दन के पास आया, और जैसे ही चेहरा उसके गर्दन के पास लेकर आया, वो सब भूल गया कि उसका क्या मकसद है, उसका भाई ख़त्म हो गया है या क्या आज का प्लान है, कुछ नहीं। वो सब भूल गया और उस लड़की के प्यार में पागल हो गया, जैसे उसकी शारीरिक भूख चढ़ रही हो, जैसे उस लड़की के साथ संभोग करने की इच्छा उसके अंदर प्रकट हो रही हो। वो बार बार लड़की के पास करीब जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने उसके ऐसे होठों पर अपनी उंगली रखी, बोला तारा रुको, आओ जरा चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तारा ने पूछा। बोली मैं बोल रही हूँ जहाँ चलते हैं कहीं अच्छी जगह चलते हैं, ये ऐसी जगह है कोई भी कहीं देख लेता है, कोई भी देख सकता है, चलो एक जगह है वहाँ मैं लेकर चलती हूँ और आज हम दोनों अंतरंग हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तारा को जैसे लगता है कि कुछ मिल गया हो। पहली बार कोई एक ऐसी लड़की जो सामने से आकर, वो भी इतनी खूबसूरत हो जिसको आज तक इसने कभी सपने में न देखा हो कि लड़की भी इतनी खूबसूरत हो सकती है क्या, वो इसके पास आई हो और इसका हाथ पकड़ के अपने पास लेकर जा रही है। तारा पीछे पीछे आ रहा है, उसने अपनी दरेती भी छोड़ दी है, सिर्फ उसके पीछे पीछे जा रहा है। एक जगह आती है, एक कुआं आता है। ये कुआं भी बड़ा अजीब सा, उसमें सीढ़ी लगी है। तो तारा बोलता है यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? तो लड़की बोलती है कुआं के अंदर वो जगह है जहाँ पर कोई नहीं देखता है, रात चलते हैं, रात रंगीन करते हैं। लड़की की वो बातें, वो अजीब सी बातें, वो बार बार उसके अंदर के इच्छाओं को प्रकट कर रहा है, जैसे वो उसकी तरफ खींचता चला जा रहा है। और वो धीरे धीरे कुएं में लगी सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतर जाता है और लड़की अपने कपड़ों को धीरे धीरे उतारना चालू करती है। ये देखकर तारा अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो भी अपने कपड़ों को धीरे धीरे उतारना चालू करता है। ये वो रात का मंजर है जो बड़ा अजीब सा है। ये जितना खुश लग रहा है आज, जितना सुख दे रहा है आज तारा को, शायद तारा को एहसास भी नहीं है कि यह दिन उसके जीवन का आखिरी होने वाला है। वो धीरे धीरे कपड़े उतरते जाते हैं, वो अपने अरमानों को वहीं पर पिघलता जाता है। वो जैसे जैसे कपड़ों से अर्धनग्न होती जाती, वो तारा के अंदर का जो इच्छाओं का जो समंदर था वो फूटता जाता। और एक समय तो ऐसा आया जब लड़की ने अपने सारे कपड़ों को उतार दिया और वो निर्वस्त्र हो गई। तो तारा अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो उसके उस प्यार में, वो दीवानगी में, उससे शारीरिक भूख में, वो तड़प में इतना पागल हो गया कि दोनों ने उस रात संभोग किया। लेकिन जब ये संभोग कर रहे थे, संभोग वही
30 से 35 मिनट के आसपास जो भी रहा होगा, थोड़ी देर करते गए, अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा। उसके बाद जैसे इसने आंखें खोली है, इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कोई लड़की खूबसूरत नहीं थी, वो एक पिशाचिनी थी। वो मंजर जब रात का तुम किसी लड़की के साथ संभोग कर रहे हो और सामने जब आंखें खोलते हो, क्योंकि संभोग के वक्त आंखें बंद रहती हैं, आंखें खोलते हो और सामने तुम्हें एक लड़की नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि कंकाल दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर सिर्फ जैसे उधली जली हुई सी चमड़ी है, जैसे आंखें है ही नहीं, सिर्फ गड्ढा बना हुआ है, नाक नहीं है, सिर्फ गड्ढा बना हुआ है, दांत सिर्फ दिख रहे हैं, चमड़ी से चिपकी हुई उसके ऊपर, बाल जैसे थोड़े थोड़े से जैसे किसी ने काली पेंट कर रखी हो, और पूरे हाथ जैसे उसने जिस जकड़ रखा था शरीर को, हाथों में सिर्फ हड्डियां से महसूस हो रही थी। और ऐसा लगा कि कोई इंसान इसको पीठ से पकड़कर, वही जो कंगाल है, पीछे से पकड़े है और अपने नाखूनों को, हाथों को से पीठ में डाला, उसे फाड़ दिया। तारा दर्द से चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया, इतनी तेज चिल्लाया कि उसकी आवाज़ गूंजना चालू हो गई, बहुत दूर दूर तक आवाज़ गई। और ये आवाज़ जो है आज आशीष, सूरज और भोला को भी सुनाई पड़ी। उनको लगा कि भैया के साथ कोई दिक्कत है। वो दौड़ते आए जहां पर तारा विश्राम कर रहा था, या यूं कहे इंतजार कर रहा था। देखा तो वहां तारा है नहीं, दरीती वहीं पड़ी। लेकिन वो आवाज़ बार बार ऐसा लगा कि जैसे कोई अभी भी तारा की आवाज़ आ रही है। वो उस आवाज़ के सहारे पीछे भागते गए, दौड़ते जा रहे हैं, कहाँ से आवाज़ आ रही, और तारा की बस चिल्लाने की, बचाओ भैया बचाओ, कुछ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज, बहुत रोने की आवाज़ जैसे। उस आवाज़ के पीछे सारे के सारे भागते गए, तो जो आवाज़ उनको ले जा रहे थे, कुएं के पास लेकर गए। इनको लगा कुएं के पास, यहाँ से आवाज़ कैसे आ सकती है? आसपास देखा तो कोई नहीं, फिर देखा एक आवाज़ आई बहुत तेज चीखने चिल्लाने की, तो वो आवाज़ कुआं से आ रही थी। जैसे उसने बोला भैया आवाज़ कुआं से आ रही है। तो सब तीनों गए कुएं के पास और देखा नीचे जो मंजर था, वो सच में दहशत हो रहा था, क्योंकि तारा पूर्ण रूप से नहीं पड़ा था। उसके शरीर के जैसे किसी ने टुकड़े कर दिए, जैसे कि उसने उसकी जो छाती, उसका सीना और ये हाथ, ये पैर, ये मुंह, उसको काट के, से मरोड़ के कोई कोने में डाल रखा हो, हाथ को निकाल कर कहीं पर डाल रखा हो। यानी कि शरीर के इतने टुकड़े हो रखे हैं, टूटे फूटे, ये भी नहीं कटे, पकड़ के नोचे जैसे गए हों पूरी बॉडी को, नोच के वहाँ पर टुकड़े पड़े। और ये देख कर दंग हो गए कि अब करे तो करे क्या करे। इस हालत में तारा की यह हालत देखकर तीनों जो छोटे बच्चे हैं, इनसे तो छोटे ही थे तारा के, उनकी हालत खराब हो गई। वो जैसे तैसे नीचे उतरते हैं और तारा के उन टुकड़ों को उठाकर ऊपर लाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, फिर पूरे गांव वालों को आना होता है, लोगों को पता चलने लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर लोग आए, इनके टुकड़ों को एकत्रित करके सारे घर वालों को बुलाकर अंतिम संस्कार करा जाता है। लेकिन वो बातें कि कोई इंसान का शरीर ना मिलना, उसके शरीर के टुकड़ों का मिलना, अभी एक और लड़का खत्म हो चुका था, 3 और लड़कों ने रात में देखा था, सब लोगों ने फिर से अफवाह बनाना चालू किया कि इन तीनों ने तारा को भी मिलकर मार दिया, और मारा भी बेरहमी से कि उससे पूछताछ ही ना करी जा सके। कुछ गांव वालों का तो ये मत रहा, लेकिन कुछ गांव वालों का अलग ही मत चलता था। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे कि कपिल को मार दिया था तारा ने, हो सकता हो कि तीनों के अंदर गुस्सा आया हो और तीनों ने जाकर तारा को मार दिया। तो मतलब अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी। कोई कहता कि ऐसा नहीं है, इनके घर में इनके 5 बाप खत्म हुए ना, बाप, चाचा, बड़े पापा, वो जो असर है वो शायद अब बच्चों में दिखाई पड़ा है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग कहता, देखना बेटा अब की एक खत्म हुआ है, दूसरा अब तीसरा भी जाएगा। अच्छा, ये सब गांव वालों की अपनी बातें तो चली रही थी, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, लेकिन जब किसी के घर का जाता है वो मंजर उसी को याद आता है। आज पूरे घर में सिर्फ शोक था। भले ही तारा आज खत्म हो चुका है, भले ही आज कपिल खत्म हो चुका है, लेकिन ये दहशत इनके पूरे वंशज में आ चुकी है। हर एक इंसान डरा सहमा सा है, क्योंकि वो महिलाएं जो इनके 5 मतलब कि लड़कों के बहुएं थी, या यूँ कहें पूरब सिंह की जो बहुएं थी, उनको ये पता था कि मेरे लड़के इतने बुरे नहीं हैं। हालांकि ज़मीन जायदाद का असर जो होता है वो पूर्ण रूप से बंटवारा हो चुका है, उसका भी कोई असर नहीं है, ना कोई ग्लानि है, ना कोई त्रुटि है, ना कोई इज्जत वाली बात है कि कोई बात किसी को बोल दी गई हो जो बुरी लग जाए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। सारे लड़के, सारे बच्चे, सारी बहनें सब अच्छे से रहती थी। उन घर वालों को ये पता था कि ये कोई मौत जो है नॉर्मल मौत नहीं है, ये वो मौतें हैं जो सच में एक संदेश है कोई एक नई आहट का, ये वो मौतें हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, ये वो 2 मौतें हैं जो शायद एक पूरे वंश को बर्बाद करने की क्षमता रखती हैं। ये बात वहाँ
कई लोग बात कर रहे थे आपस में, किसी की बहू की ससुराल वाले, कोई कुछ घर पर आके आए, ढांढस दिया तारा की माता जी को। तारा की बहन थी, हालांकि कपिल की जो है वो सिर्फ बहन थी, भाई नहीं था। तो सब लोग आपस में कहीं ना कहीं परेशान थे। लेकिन ये जो परेशानी था ये कहीं ना कहीं अब 3 और लड़के जो इनके आपस में जो बनती थी, या और लड़के जिनके आपस में थोड़ा नहीं बनती थी अच्छे से, या बहनें, उनके ऊपर एक बंधेज का काम कर गई। उन बच्चों को बोला गया कि तुम अब घर से बाहर रात के समय तो नहीं जाओगे, तुमको यहीं पर रहना है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हो चुके हैं, मुझे अब अपना नया लड़का नहीं खोना। सारी माओं ने आपस में बात किया, सब ने एक दूसरे के साथ रहना चालू किया। सब अब जब अन्यंत्र इधर उधर जो रहा करते थे घरों में, अब सिर्फ एक 4 दीवारी, एक घर, वहाँ पर रहा करते थे। हर कोई इंसान अपने अपने घरों को छोड़कर एक परिवार में रहता था। खाना जब 5 जगह बनता था, अब 1 जगह बनने लगा, क्योंकि डर इतना भर चुका है। अच्छा, ये डर से क्या किसी इंसान को बचा ले जाओगे, ये पता नहीं, है तो नियति ही जाने कि आगे क्या होगा। लेकिन शायद इनका जो उम्मीद और शक थी वो तो सही थी, लेकिन बचाव प्रक्रिया इनकी गलत हो गई। आशीष थोड़ा अकेले रहने वाला आदमी था। आशीष को नहीं पसंद था कि वो जो है सब लोगों के साथ सोए। हालांकि जो सूरज और भोला थे, सब लोगों के साथ सोते थे, आराम से मस्ती करते थे। लेकिन आशीष जो है वो घर के वो जो आंगन होता है वहाँ खटिया डालकर सोता था। उसको अंदर सबके साथ मज़ा नहीं आता था। छप्पर ऊपर पड़े होते थे, वही कच्चा घर था, आंगन था, बीच में चूल्हा रखा हुआ था जिस पे जो महिलाएं थी वो खाना वाना बना लेती थी। थोड़ी ही दूर पर खटिया डालता था। आशीष अपना वहाँ पर सो गया। 12-1 बज जाता, धीरे धीरे 3 बज जाता है। एक आवाज़ आती है, खट 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 ठप 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 ठप। अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ है आंगन में लगे हुए उस दरवाजे की जहाँ से इस घर में प्रवेश करा जाता है। उस आवाज़ की ठपठपाहट आशीष को बार बार जैसे बुलाने की कोशिश कर रही हो। पहले तो आशीष सोया, उसकी हल्की सी नींद खुली। उसको लगा हो सकता है कि कोई बाहरी हो या कोई जानवर हो, आपस में लड़ रहे हो, या किसी और के घर में बजाने की आहट हो। लेकिन वो ठप 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 की आवाज़ जब मजबूत होती गई, वो जब कानों को चुभने लगी, तब इसको एहसास हुआ ये तो मेरे ही घर के बाहर शायद कोई मददगार है, वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। आशीष को लगा कोई बात होगी। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक सामने बुजुर्ग खड़े हैं। ये बुजुर्ग ऐसी हालत में है, बड़ी दयनीय अवस्था है, जैसे कि कोई चाहत रखते हैं किसी मांग की। बाबा क्या चाहिए? बच्चा, आज मैं तुम्हें वो देने वाला हूं ना जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। मैं जानता हूं जिस स्थिति में तुम लोग गुजर रहे हो, ये उस स्थिति से तुम्हें निकालने आया हूं। मेरे पास कुछ ऐसी अमानत बची है बेटा, मेरी तो उम्र हो चुकी है। मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूं। मैं बहुत समय से तलाश कर रहा था, सोच रहा था कि मैं घर आऊँगा और कुछ अमानत है आपके पिताजी की, वो मैं आपको वापस करूँगा। लेकिन कभी ना कोई ऐसा समय आया, ना मंजर आया। लेकिन बेटा, जब से सुना है कि आपके भाई यानी कि तारा की मृत्यु हो चुकी है, मुझे लगा कि आज की जो आपका परिवार है अस्त व्यस्त हो चुका है, तो क्यों ना मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूँ जो तुम्हारे पापा की अमानत है। बुढ़ा बोला, ये लो। एक घड़ा लेकर आया, ये लो, इसे संभाल लो और अपने पास रखो, ये अब तुम्हारा है, तुम्हारे पापा की अमानत है। तो आशीष ने जैसे ही वो घड़े को लिया, उसका ऐसे ढक्कन उठाया, जो प्याली होती है ऊपर की मिट्टी की, उठाया, देखा तो ये दंग रह गया। उसके अंदर वो जो चांदी की असरफियाँ होती हैं वो रखी हुई थी। ऐसे हाथ डाला, खर 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 खर, पूरा खजाना जैसा। बाबा ये क्या? तो बोला बेटा, दे तो तुम्हारे पापा 3-4 गए थे मटके, एक ही संभाल पाया। जितनी मेरी उम्र है उस हिसाब से एक ला पाया, 3 और रखे, अगर चले चलो तो वो भी उठा लो, चल के घर से रखे। तो आशीष बोला कि बाबा जरा और लोगों को ले लूँ, अकेले कहाँ लेके आ पाऊँगा। तो बाबा ने बोला कि बेटा आशीष, अगर चलना है तो अकेले चलो, और अगर सबको लेकर जाना हो तो तुम ये रख लेना, क्योंकि मैं अपने घर में किसी अनजान को, जो अनजान लोग होते हैं उनको मैं प्रवेश नहीं देता। लेकिन तुम मेरे अपने हो, क्योंकि मेरे दोस्त के लड़के हो, तो तुम चल सको तो बताओ। तो आशीष थोड़ी देर के लिए बैठा। अच्छा, आशीष कैरेक्टर का बड़ा लालची था। वो पैसा, अगर कहीं थोड़ा भी पैसा उसको चवन्नी अठन्नी भी कहीं मिल जाती थी तो उसका दीवाना हो जाता था। चाहे उसको थोड़ा ही कोई लालच दे दे, आशीष उसके पीछे पागल हो जाता था। आशीष पैसे का बड़ा लालची आदमी था। और जैसे ही उसने वो घड़े में उतना सब देखा था, तो उस घड़े को भूल गया, क्योंकि उसको 3 और घड़े चाहिए थे। वो बाबा के साथ लग गया। घड़ा को उसने किसी ऐसी जगह पर खोद के छुपा दिया था कि घर वाले भी कोई पहचान ना पाए, क्योंकि घर वालों के पैसा नहीं देना चाह रहा था। ये भी लालच का बड़ा अजीब आदमी है। भाइयों को पैसा ना मिले तो गड्ढा में खोद कर वो घड़े को गया और आगे चल गया बाबा के साथ।
और बाबा के साथ चलते 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 रात हो चुकी है। बोला क्या गया था कि घर से बाहर मत जाना, लेकिन ये किसी के साथ आज रात में चलता चला जा रहा है। बड़ी लंबा सफ़र हो गया चलते चलते, बाबा समझ नहीं आ रहा है कहाँ घर है आपका, कितनी दूर आ चुके हैं हम लोग और अभी तक कोई आपका ठिकाना नहीं दिखाई पड़ रहा है। और बाबा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ कौन ही रहता होगा बाबा, आप अकेले जगह इतनी भयावह जगह पर आपने घर बनवाया हुआ है। तो बाबा बोले बेटा शांत रहो, चुपचाप चलो, क्योंकि ये वो जगहें हैं, ये वो मार्ग है जहाँ पर न बोला जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर बोलोगे तो यहाँ पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो आशीष बाबा के चुप्पे चुप्पे पीछे पीछे चला जा रहा है। दूर जगह पर एक कुटिया दिखाई पड़ती है, उस कुटिया में एक आर है और वहाँ पर एक दीपक जल रहा है। दूर से कुटिया के उस आर में लगा हुआ दीपक जो हल्की रोशनी दे रहा है, वो आसपास के वातावरण में कुछ लालिमा सी पैदा कर रहा है। तो आशीष बोला बाबा यही घर है क्या? अब बोला हाँ, अंदर आओ, बाहर चप्पल उतार दो। चप्पल उप्पल सब चलते थे, चप्पल उतार दिया, बाहर अंदर आया। और जैसे ही अंदर आया बाबा ने वो दरवाज़ा बंद किया और बाबा का जो ये चेहरा था ना एकदम से बदल गया और अब वो बाबा नहीं लग रहे हैं। वो जैसे ही बाबा को वो देखता, जो कि अब वो बाबा नहीं दिख रहे हैं, वो तो कुछ अजीब से प्रेत आत्माओं जैसे लग रहे हैं। आंखें बिल्कुल एकदम लाल लाल सी, हाथ बिल्कुल एकदम मुरड़ चुके हैं, एकदम टेढ़े मेढ़े हो चुके, और पैर ये जो एकदम पीछे हो चुके, बाल एकदम खड़े खड़े से। वो जैसे जैसे इसके आशीष की तरफ आता, वो इतना भयावह लगता कि आशीष की जैसे बिन मारे ही रूह निकल गई हो। अभी तक तो बाबा ने छुआ भी नहीं था, यानी उस आत्मा ने उसको छुआ भी नहीं था, और आशीष पहले ही अपनी जान गंवा बैठा था। ये जान तो जरूर गंवा बैठा था, लेकिन उस आत्मा ने आशीष के साथ वो हश्र करा था जो सच में बड़ा भयावह था। फिर उसके साथ जैसे तारा को मारा गया था, इसको भी नोच नोच के, खरोच खरोच के, एकदम लड़ा लड़ा के, पता नहीं किस चीज़ की गुस्सा थी कि उसको, आशीष को बेरहमी से मारा गया। असल में देखा जाए तो वहाँ पर कोई कुटिया नहीं थी, वो सिर्फ एक भ्रम था, सिर्फ एक छलावा था। सुबह होती है, आशीष नहीं दिखाई पड़ता है, हड़कंप मच जाता है, हर कोई इंसान दौड़ रहा है। आशीष गया तो गया, कहाँ गया? खुला दरवाजा पड़ा है, आखिरकार क्या हो गया? पूरे गांव में बात फैल गई, हर इंसान दौड़ने को तैयार है। कहाँ गया आशीष? आशीष आशीष धुड़ौवा लग गया, लेकिन कहीं पर आशीष नहीं मिला। एक इंसान की आवाज़ है, भैया मिल गया। वो इंसान उसी वाले जंगल से जहाँ ये गया था, शायद दूर से किसी गांव से आ रहा था। तो उसने देखा कि किसी एक इंसान की लाश पड़ी है, भैया सब लोग चल के देख लो, चल के, क्या वही तो नहीं है? तो सब इनके घर वाले, बस बचा था सूरज और भोला, जो कि एक दूसरे को समझते थे। 3 तो खत्म ही हो चुके हैं। सब दौड़ते 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 गांव वाले वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो सच में आशीष ही था, उसी की वो दुर्गति हो चुकी थी। आज इनके घर का वो तीसरा इंसान भी मारा जा चुका है। ये मंजर हर किसी को सच में डरा देने वाला है। ये मंजर हर किसी की संवेदनाओं को अंदर से खंगाल देने वाला है। ये अजीब सा मंजर है, जहां पर किसी एक घर का तीसरा लड़का भी बेरहमी से मारा गया हो। उस गांव के अंदर अब इतनी दहशत मच चुकी है कि कल कहीं मेरा बेटा तो नहीं, कल कहीं मेरी बेटी तो नहीं, कौन है ये जो मार रहा है? ये हो क्या रहा है गांव में? दिन दहाड़े रात में कोई आता है और मार कर चला जाता है, और ये लाश जंगल के अंदर इतनी दूर कैसे, जबकि आशीष को तो बोला गया था कि घर के अंदर रहना। ये ऐसा हुआ क्या? हर कोई इंसान सिर्फ यही बातें कर रहा है। आज गांव का कोई इंसान बाहर नहीं गया है कि कोई इंसान काम करे, कोई कुछ करे, सिर्फ बातें यही हो रही कि आप करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए। अच्छा, एक लड़का जो इनका भोला है, भोला गांव की ही एक दूसरे गांव की लड़की से प्रेम करता है। तो भोला जो है बातों बातों में ऐसे, मतलब कि वो लड़की से मिलने चला गया। अच्छा, मंजर वहाँ का देख रहे हो, यहाँ पर हत्या हो चुकी है, लेकिन भोला को मिलना है लड़की से, प्रेमिका से। पता नहीं क्यों उसको होगा प्यार वगैरह, कुछ भी बात रही होगी। तो किसी गांव में कोई इंसान था, वो जाते हुए भोला को देखता है कि भोला कहीं पर जा रहा है, तो वो इंसान उसके पीछे 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 लग जाता है कि देखिए क्या करता है, कहीं असली जड़ यही तो नहीं है, कहीं यही तो नहीं मार रहा है। वही शाम का समय था, ज़्यादा भी देर नहीं हुई थी, रात का समय नहीं था, 4-5 बजे के आसपास था। तो ये पहुँचा और वहाँ पर दूसरे गाँव की एक लड़की से बात करने लगता है। तो जो आदमी होता है, इनके परिवार का सगा होता है, ये आता है वापस, और उनकी एक महिला होती हैं जो कि तारा की मम्मी होती है, उनको आके बता देता है कि ऐसी सी बात है, भोला जो है वहाँ एक लड़की से बात कर रहा था। क्या कोई यहाँ पर दस्तक है किसी ऐसी चीज़ की जो अजीब सी है? क्या मर्डर की तैयारी है? क्या कुछ नई आहट है? पता नहीं क्या है, लेकिन सब कुछ चौकन्ना है।
कि क्या भोला उस लड़की के साथ मिलकर कुछ तो नहीं करने वाला, कहीं कल कोई कर न दे। चलो ऐसा करते हैं, उस लड़की से बात ही कर लेते हैं। भोला को बिठाया गया, बातचीत करी गई। तुम आखिर शाम को उस लड़की से मिलने क्यों गए थे, कौन है, कारण क्या है, क्या है? पहले तो भोला ने नहीं बताया, थोड़ी सी गरिमा होती है, लेकिन फिर बोला भोला ने कि मुझे उस लड़की से प्रेम है, मुझे वो पसंद है। जब मैं इतना अंदर से बेचैन हो गया, जब मेरे भाइयों की इतनी मृत्यु हो गई, मैं अपनी वो जो दर्द था मैं बताता तो बताता किससे बताता। सूरज बहुत बेहाल था, रो रहा था, और मैं वैसे भी किसी से बात नहीं करता। मैं बात अपनी जो बयां करे, जो अपने दिल का दर्द, वो मैं बस उसी से कर सकता था। तो मैं सिर्फ उससे बात करने चला गया, यूँ कहे अपने दिल को हल्का करने चला गया। तो बातों बातों में कपिल की जो मम्मी थी और वहाँ पर उनके मामा आए हुए थे, कपिल के सब थे, बड़े बुजुर्ग थे। सबने बोला बेटा एक काम करो, अगर तुमको वो लड़की पसंद है तो चलो चलते हैं, बात कर लेते हैं, शादी ही कर लिया जाए, बात आगे ना बढ़े, बिगड़े ना, कोई बात हो जाए, पता चला यहाँ की दुश्मनी वहाँ निकल जाए, इसलिए चलो देख लेते हैं क्या बात है। जाति कौन सी है, अपनी ही जाति की है, चलो यहाँ पर तो दिल मजबूत हुआ। अगर निचली जाति की होती तो वो शादी नहीं होती, चाहे जैसी हालत हो जाता। ये लोग गए, लड़की के जो घर वाले थे उनसे बातचीत करी, और किसी बड़ी जमींदार के घराने में अगर अपनी बिटिया की शादी हो रही हो, लेबल्ड लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं, शादी भी तय होती है। हालांकि इधर अंतिम संस्कार की क्रिया हो जाती है, उसके बाद ही सब काम करा जाता है। 10-15 दिन के बाद समय बीतता जाता है, धीरे धीरे सब घर के अंदर रहते हैं, शादी का माहौल आता है, लड़की से बातचीत हो गई है, वो होता है जो दिया जाता है लड़की के पल्लू में सब दे दिया गया है कि रिश्ता पक्का हो चुका है। रिश्ते की बात करी गई, ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया, पंडित जी को बिठाया गया, बनाया गया कि समय की अवधि कब रखी जाए, कब बढ़िया योग बनेगा। योग ज़्यादा लंबा नहीं था, अगली ही रात को योग था, मतलब कि अगले ही 1-2 दिन के अंदर योग बन रहा था कि अगर इसमें शादी कर ली जाए तो बेहतर है, वरना फिर 2-3 महीना आपको टालना पड़ेगा। तो बोले कि इतना लंबा ना टालते हैं, पता नहीं कब काल क्या हो जाए, सब कुछ बिगड़ ही चुका है। कोई हो सकता हो कि घर के अंदर एक नई लक्ष्मी आए तो घर का थोड़ा उद्धार हो। पंडितों का भी कहना था कि नई लड़की का आगमन हो सकता हो कि घर के आपको किसी एक श्रापित से, कोई शायद कोई श्राप लगा हो, उससे आपको बचा ले। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा करते, शादी करा देते। अच्छा, लड़की की शादी होती है, सब कुछ सही होता है, लड़की घर आती है, सुहाग रात वाला समय होता है, कमरा बंद कर दिया जाता है भोला का और उस लड़की का। सब लोग आराम से थके हुए हैं, सब अपने अपने कमरे में हैं। सारे रिश्तेदार जिनको जाना था घर, वो जा चुके हैं। भोला और आज वो लड़की एक साथ एक कमरे में है, लेकिन भोला को नहीं पता था कि उस घूंघट के अंदर क्या है, क्या लड़की है या कोई और है। घूंघट जैसे ही खोलता है भोला, वो लड़की नहीं है, वो कोई और है। वो कोई और है जो उस लड़की से भी बड़ी खूबसूरत है, पता नहीं कौन है। ये तो भोला को भी नहीं पता, लेकिन भोला शॉक्ड है। उसके अंदर ना लफ्ज निकल रहे, ना कुछ निकल रहे हैं। प्रेम गया कोने में, वो लड़की की खूबसूरती में ही मंत्रमुग्ध हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की कि उस लड़की के आगे वो छोड़ गया अपनी उस प्रेम को, वो छोड़ गया अपनी उस प्रेमिका को। उसने न पूछा कि वो कहाँ है, उसने बस यही सोचा कि शायद इसी से शादी तो नहीं हुई। मुझे तो लगता है अच्छा ही है, लॉटरी लग गई जैसे उस लड़के की। भोला को बहुत अच्छा लगा। उसने घूंघट खोला, बड़ी प्यार से लड़की ने पूछा, भोला कैसे हो? भोला बोला बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? आपस में थोड़ी बातचीत हुई, दूध पिया भोला ने। तो लड़की ने पकड़ के भोला को अपने पास खींचा। इतनी भी जल्दी क्या है दूध पीने की, आओ साथ में, आज पूरा बातें हो रही, सब उल्टा सीधा बातें हो रही। भोला को बड़ा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुहाग रात हो रही है और पहली बार किसी लड़की के साथ संभोग कर रहा है वो। जाहिर सी बात है कि उसको अच्छा ही लगेगा। सुहाग रात का समय है, लंबा समय बीतता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इनके अंदर की भावनाएं एक दूसरे के सामने व्यक्त होती जाती है। धीरे धीरे वो लड़की कपड़े उतार रही है, ये अपना कपड़े उतार रहे हैं, आपस में वो बातें हो रही हैं, रोमांटिक बातें चल रही, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बीच का समय आता है जब भोला को अजीब सा लगा, उसने धक्का दिया लड़की को और पीछे की तरफ आया और झम से नीचे गिरा अपने बिस्तर से। क्यों? क्योंकि उसने उस लड़की को जिस मंजर में देखा था, वो कोई एक नॉर्मल आदमी देख लेना, वो दहशत से वहीं मर जाए। क्योंकि वो लड़की जितनी खूबसूरत अभी तक दिख रही थी, वो भाई नहीं, वो बन गई पिशाचिनी। फिर वही चेहरा अजीब सा, कंकाल जैसा चेहरा, ये चमड़ी जली हुई चिपकी सी, ये आँख बिल्कुल अंदर सी धसी सी, और बार बार जिस तरीके से देखने में लग रहा था कि जैसे कि वो मुझे नोच कर ही खा जाएगी। उसने पकड़ा भोला का ये सीना
और ऐसे करके हाथों से इसे दबाने की कोशिश करी, और जैसे ही ये दबाया भोला की चीख निकल गई। ये चीख इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों को सुनाई पड़ी, और जैसे ही लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा है क्या कि सिर्फ भोला है और वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन भोला अपनी अवस्था में नहीं है, मृत्यु की अवस्था में है, और मरा हुआ, दोनों पैर बंधे हुए इसके पलंग में जो है, और हाथ उधर बांधे हुए, और पूरा जैसे किसी ने भेद भेद किसके पेट को, सीने को, मुंह को छुरी से या किसी हाथों से बड़े बड़े जैसे भी करके मार के वहीं पर कोई इंसान चला गया हो। सबके अंदर बस एक ही क्वेश्चन कि आखिर अंदर कौन घुसा, कमरे के अंदर कौन घुसा, जबकि कमरा तो बाहर से लॉक्ड था। लोगों को इतना तो शक हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसा है जो सच में हम लोगों के समझ से बाहर है, एक नॉर्मल आदमी के समझ से बाहर है। क्योंकि कमरे की कुंडी बंद है और कोई इंसान मार कर चला गया है, और बेरहमी से इतना मारकर तो वही जा सकता है जिसको इस घर के बारे में जगह जगह चप्पे चप्पे के बारे में सही जानकारी हो। लेकिन इतना खास किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई इंसान बांध कर मारे और मुंह पर कपड़ा भी ना हो, और उसकी आवाज़ भी जो है बाहर आए तो डरे ना, क्योंकि अभी जस्ट आवाज़ आई ही थी, सारे के सारे लोग अंदर आए थे, तब तक इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है। कई बड़े बुजुर्गों का ये मानना हुआ कि जरूर यहाँ किसी एक बहुत ही भयावह आत्मा का असर है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लोगों के ऊपर है। अब लोगों के अंदर सिर्फ एक ही चीज की बातचीत चल रही थी, अब देखना ये भी मारा जाएगा। लोगों ने उस बहू के बारे में नहीं पूछा? नहीं पूछा, आपस में बातें सब चल रही। बहू कहाँ है? बहू है ही नहीं, वो भी गायब हो चुकी है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। वो जो लड़की जिससे बात कराता है ना, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। तो गई कहाँ गई? उधर के भी लोग परेशान हैं, इधर के भी लोग परेशान हैं। इनके घर में मातम मचा है, उनके घर में धुड़वा लगा है कि लड़की हमारी कहाँ गई। लड़की तो ब्याह ही गई थी, क्या जमींदार वालों ने हमारी लड़की को तो नहीं मार दिया? कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि लड़की आई है इस वजह से कुछ हो गया हो तो उन्होंने लड़की को मार दिया? कई बातें थी, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा चालू हुआ, मायके ससुराल का जो भी था, लड़की दे दो लड़की दे दो, वो बोले हमारे पास नहीं। अभी तक चिता ठंडी नहीं, लेकिन लड़ाई घर के अंदर भयावह रूप से चल रही है। समय बीतता है, वही चिता होता जल जाती है, धसमा वगैरह होता है। लोगों का ये मानना था कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब सबका एक ही निशाना था कि अब जो है सूरज खत्म होगा। अब कैसे भी करके अगर सूरज को नहीं बचाया गया तो पंचक काल का नियम मान लो या कोई भी नियम मान लो या किसी भी तरीके से मान लो, ये लड़का जाएगा। सब लोग तो दहशत में थे, आज गांव वाला भी दहशत में थे। आज हर कोई इंसान इनके घर के आसपास था। 1 या 2 इंसान लगभग सूरज के आसपास रहते थे। उसी में से एक बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने बोला, एक काम करो, एक बाबा हैं जाने पहचाने, उनको अगर बुला लिया जाए तो हो सकता हो कि एक बार ग्रह की दशा देख लें, शायद कुछ ऐसा हो, अगर ऊंच नीच तो पता चल जाए। तो पता चला कि कोई इनके घर के अंदर किसी एक ऐसे तांत्रिक की क्रियाओं को मतलब नहीं किया जा सकता है जो पंडित जाति का हो। मतलब पंडित नहीं आ सकता, पंडित पूजा यहाँ पर इनके घर में नहीं होगी। कोई पंचक काल में कुछ ऐसी त्रुटि हो गई थी जिसके बाद इनके घर में पूजा पाठ या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो मना थी। और वो क्या था, वो एक अलग, उस पर भी बहुत बड़ा एक रिसर्च है कि कोई एक आदमी था पहले इनके घर में किसी चीज़ का लालच देकर गया था, जिसकी वजह से तंत्र साधनाएं इनके घर में तो पहले ही हो गई थी। इस वजह से जो मंदिर या पंडित का जो कार्यक्रम होता है उस तरीके की चीज़ें जैसे तंत्र विद्या नहीं होती हैं, उन चीज़ों के लिए एक पंडित रूपी आदमी को नहीं बुलाया जाएगा। कोई अदर कास्ट का हो सकता है, मतलब निचली कास्ट का हो सकता है। पंडित वाले जो काम होते हैं, सब शादी कराना है या गृह प्रवेश कराना है, यहाँ पर तो आप पंडित बुला सकते हो। लेकिन जब तांत्रिक विद्याओं की बात आए तो पंडित जाति का नहीं होना चाहिए और ठाकुर जाति का नहीं होना चाहिए। तो कौन होगा? वो निचली जाति का होगा। और निचली जाति का प्रवेश इनके घर में आना निषेध है। नहीं, निषेध तो था लेकिन सिर्फ इनके आदमियों के द्वारा था। लेकिन जब मजबूरी आन खड़ी होती है ना, तो फिर जाति नहीं दिखती है, फिर अपना काम दिखता है। तो वहाँ दूर जो है एक बाबा रहते थे, उनको बुलवाया गया। वो बाबा आते हैं काले कपड़े में, वही तांत्रिक होते हैं, हाथ में कमंडल है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, कई सारे भस्म लगे हुए हैं, मत्थे पर पीला चंदन है, सिंदूर लगा हुआ है जैसे तिलक होता है, और एक बड़ा अजीब सा ओज था उनके चेहरे पर। वो ओज सकारात्मक नहीं, वो ओज नकारात्मक, वो ओज बड़ा डरावना, वो ओज बड़ा भयावह, जो कोई इंसान को देखे और सीधा स्पष्ट बात करे, क्या बच्चा क्या समस्या है तेरे अंदर, वो सीधी बात करने वाले आदमी। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं, सारे के सारे लोग उनके स्वागत में या यूं कहें उनके इंतजार में बैठे खड़े हैं। और जैसे ही पहुंचे, दहलीज पर उठाया, एक नारियल और फोड़ के मारा। बच्चा, दिक्कत है घर में, कोई कुछ तो दिक्कत है।
वो ऐसे ऐसे हाथ को हिलाए और कुछ वैसे कमंडल झोला होता है जो वहाँ से निकाला डमरू, ऐसे बजाया, और जैसे जैसे डमरू की आवाज़ तेज होती जाती उनके घर की एक लड़की पागल होती जाती। उनके घर में एक लड़की थी, उस लड़की के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। वैसे ऐसे 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 करती करती उस डमरू की आवाज़ पर नाच रही है। बाबा के कई बार प्रयत्न करने पर जैसे वो डमरू को रोकते वो लड़की का नाचना रुक जाता, और जैसे डमरू को तेजी से बढ़ाते वो झूमना चालू कर देते। ये मंजर पूरा गांव देख रहा था कि इनके घर में इनकी लड़की के ऊपर ये क्या सवार है। बड़ा भयानक सा है। वो लड़की अजीब सी होती जा रही है, जैसे कि वो अपने आपे को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो बार बार किसी को मारने की कोशिश कर रही है, या अपने सर को दीवार में लड़ाने की कोशिश कर रही है, या पत्थर या कोई भी चीज़ मिल जाए तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक ने ऐसे हाथ से कुछ उठाया और भस्म जैसा हाथ में था और ऐसे उसके ऊपर फेंका। वो लड़की वहीं पर स्तब्ध होकर नीचे गिर गई, और जैसे ही गिरती है बाबा आते हैं। एक और चेला उनके साथ आया हुआ था, वो पकड़ता है उस लड़की को और नीचे बिठाता है। बाबा सारी तांत्रिक क्रियाओं को करना चालू कर देते हैं और एक हाथ इस लड़की को ऊपर रखते बोला, बच्चा जो हो निकला बाहर। तो उसके अंदर से कुछ तो था, अजीब सा था, लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रहा था। वो झूम रही थी बार बार, ए तू जो भी है चला जाए यहाँ से, ए तू भी है चला जाए यहाँ से, वरना मैं तुझको भी मार दूंगी। तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ, तुझे भी बर्बाद कर सकती हूँ। बाबा बोलते हैं कि तू जो भी है तू बाहर निकल, अपनी व्यथा बता, अपनी समस्या बता। इन लोगों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, और अगर बिगाड़ा है तो उसका समाधान होगा। तू बात बता। वो आत्मा थी। बाबा ने बोला वो एक आत्मा है, वो पिशाचिन है, वो बहुत ही दर्दनाक रूप से शायद घायल है अंदर से, या मन में लगी कोई बात है। वो बहुत देर तक जब कई सारी चीज़ें कई क्रियाएं बाबा ने उसके ऊपर करी तो वो तड़पने लगी, तो तड़पते तड़पते चिल्लाने लगी और उसकी बातों में गंभीरता आने लगी। वो लड़की की आवाज़ जो उनके घर की थी उस आवाज़ में बदलाव आने लगा। वो आवाज़ जैसे थोड़ी सी अजीब सी कर्कश होती जाती गई, और उस कर्कश सी आवाज़ में उसने बोला कि मैं हूँ पूरब सिंह के साथ रहने वाली एक ऐसी लड़की जो पूरब सिंह को बहुत प्रेम करती थी। पूरब सिंह ने भी मुझे बहुत माना, हम दोनों एक साथ रहते थे। एक जगह थी जहाँ पर पूरब सिंह कई बार हमें लेकर जाते थे, हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बने। पूरब सिंह ने बोला कि हम दोनों शादी करेंगे, शादी के मुझे वादे दिखाए, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ मुझे इस वजह से छोड़ दिया कि मेरे जो पापा हैं या मेरी जो जाति है वो निचली है। ये ठाकुर जमींदार थे और मैं निचली जाति के रहने वाली, सिर्फ इस जातिवाद के तहत मुझे नहीं लगाएगा। और मुझे बार बार जब भी इनको जरूरत होती ये मुझे बुलवा लेते थे मेरे पापा के माध्यम से, क्योंकि इनके यहाँ पर बोलबाला चलता था। और फिर मुझे अपने यहाँ पर अपने ही घर पर लेकर जाते और कमरे में मेरे साथ संभोग करते, मेरे साथ गलत क्रियाएं करते, ज़बरदस्ती करते, सब कुछ करते। लेकिन एक बार जब मैंने इस जो भी कुकर मेरे साथ हो रहा था, जब मैंने मना करा तो इन्होंने मेरे सर पर वार किया, और वो सर का वार इतना भयावह था कि मैं तड़प तड़प कर इनके आंखों के सामने रोती रोती बिलखती बिलखती मर गई। इन्होंने रहम नहीं किया मेरे ऊपर, मेरे शरीर को ले जाकर जंगल में टुकड़े टुकड़े काट कर वहीं पर गड्ढा खोद कर नीचे गाड़ दिया था। और वो समय था जब मैंने सोचा था कि मैं बदला लूंगी पूरब सिंह से। मैं गई, सबसे पहले मैंने उसके बड़े बेटे को मारा, और मेरे ये जो बेटे का मारने का तरीका था ना वो बिल्कुल वैसा ही था। मैं पहले उसके साथ संभोग करती, फिर उसको मारती, और ये सब काम मैं पूरब सिंह के सामने करती, और पूरब सिंह को मैं आवाज़ के रूप में उसको सुनाई पड़ती थी। पूरब सिंह को एहसास होता था, पूरब सिंह के अंदर डर बैठा हुआ था कि कोई है जिसकी आत्मा मुझे आज भी परेशान करती है। वो लड़की उसी के बेटे के साथ संभोग करती आत्मा के रूप में, और ये चीज़ पूरब को दिखाई पड़ता था उसकी जिंदा आंखों के सामने, जिसको पूरब भी कभी पसंद करता था, आज भी शायद वो पसंद करता हो। पूरब के सामने 5 बेटों के साथ संभोग करते हुए उसने 5 बेटों को मारा, और बाद में पूरब को भी मारा। पूरब की आत्मा को अपने साथ लेकर मैं गई, और उस आत्मा को मैंने एक ऐसी जगह पर रखा हुआ जहाँ पर शायद कोई भी नहीं छोड़ा सकता, सिर्फ मेरे अलावा। लेकिन मुझे इस चीज़ के अंदर की जो गुस्सा है वो अभी भी शांत नहीं हो रही थी। वो आत्मा मेरे साथ है पूरब की, उसके जितने भी बेटे हैं, ये पूरा वंशज जब तक मैं पूरा बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने 5 को मार दिया है, 1-2 बच्चे और बचे हैं, मैं इनको भी मारूंगी। जब मार दूंगी तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और जिस लड़के को यानी सूरज को तुम लोग बचा रहे हो उसको मत बचाना, क्योंकि अगर उसको बचाया ये पूरे गांव को मैं बर्बाद कर दूंगी। बाबा बोले
अजीब से रौद्र रूप में आए और फिर उन्होंने कमंडल से कुछ निकाला और फिर उसके ऊपर मारा तो बाहर निकल के आ। ऐसा मत कर, समझाया उन्होंने, बहुत प्रेम से पहले समझाया, लेकिन प्रेम से समझने पर भी जब नहीं समझी, जब बहुत कुछ दिक्कत हो गई, तो कुछ तो था जो उन्होंने मंत्र ऐसा पढ़ा कि उस लड़की के अंदर से कुछ निकलता हुआ देखा और वो निकल कर जैसे ही बाहर आया, लड़की पीछे की तरफ बेहोश हो गई और वो आत्मा रूपी वो छाया उस तांत्रिक बाबा के पास आती है, उसको ऐसे गले से उठाती है, कुछ चीरा सा हाथ में, ऐसे जो दिख नहीं रहा कि किससे मारा जा रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कोई एक बड़ा सा औजार हो या बड़ा सा तलवार हो, बीच से मारा गया हो। बाबा दो पार्ट में गिर गया, क्योंकि बाबा ने भी उस आत्मा के साथ गलत किया, उसको मारने की कोशिश की, उसको तड़पाने की कोशिश करी, उसको बंद करने की कोशिश करी, उसको बंधक बनाने की कोशिश करी। वो आत्मा किसी के बंधक में आने से लगी, उसने बाबा को भी खत्म कर दिया। और कहा जाता है कि वहीं से ये जो सूरज है, सूरज को जैसे तैसे करके वहां से ये सब जब मंजर जब चल रहा था, सूरज वहां से भाग गया था। सूरज के संपर्क में एक और बाबा आते हैं जो कि वो भी तांत्रिक ही थे। तांत्रिक बाबा ने सूरज को ताबीज दे रखा कि इस ताबीज को तुम पहन लो, जो भी चीजें हुई हैं ये आत्मा तुम्हें इतनी जल्दी हाथ नहीं लगाएगी। और सूरज वो गांव को छोड़कर भाग चुका, वो कहाँ है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस गांव का मंजर ऐसा हो चुका है कि बाबा खत्म हो चुके हैं। समय नहीं बीतता है, 10 मिनट नहीं बीतता है, इनके घर की जितनी बच्चियां, जितनी बहुएं, जितने भी लोग बचे थे, सबको मार दिया गया। अगर उस जगह पर उस समय सूरज होता तो सूरज को भी खत्म कर दिया गया होता। और कहा जाता है कि लगातार उस दिन की बात है जब इनके घर से आए न आए दिन कोई ना कोई इंसान की रोने की आवाज़ें आती, और जब भी कोई इंसान उस रोती हुई आवाज़ को सुनता, उस इंसान के घर पर सामत आ जाती और ये आत्मा उस घर के जितने भी लोग थे सबको बेरहमी से मार देती थी। और जो भी इंसान उस मरे हुए, जो मरता था, उसको मरता हुआ अगर देख ले, वो भी इंसान इस आत्मा की गिरफ्त में आ जाता था और ये आत्मा उस भी परिवार को पूरा खत्म कर देती थी। समय बीतता जाता है, 5 दिन नहीं बीतता है, इनके गांव में कम से कम 63 लोगों की मौतें हो जाती हैं। जब गांव में मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई और मरने वालों की स्थिति कुछ ऐसी जो बड़ी बेरहम थी, जो शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता इस चीज़ को कि कैसे मारा गया। लोग वहाँ से पलायन करने लगे, भागने लगे। जो लोग भागे हुए थे, धीरे धीरे सबकी मौतें हो गई। फिर सूरज का क्या हुआ? सूरज को जैसे ही पता चलता है कि गांव के लोगों की मौतें हो रही हैं, वो एक बार फिर से पुनः गांव जाता है। और ये जैसे ही सूरज गांव जाता है,